तो सबसे पहले हम लिखेंगे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो देखिए मूल संविधान में जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में। तो पहला तो प्रश्न एक यही एग्जाम में पूछा जाएगा कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो 8 अनुसूची थी। तो पहले हम 8 के बारे में लिखते हैं, उसके बाद कैसे 4 वो बढ़ी जो अब 12 हो गई। तो एक प्रश्न तो एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, 8। और अगर अब ये पूछा जाता है कि वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो अभी है 12। 2 प्रश्न तो एग्जाम में यहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले प्रथम अनुसूची में क्या है, तो हमें याद रखना प्रथम अनुसूची संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में बताता है। संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और कितने राज्य हैं। संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में, संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में। इसका मतलब ये है कि संविधान की जो प्रथम अनुसूची है उसे देखकर हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश। तो अभी कितने राज्य हैं, 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश। 2 बढ़ गए ना, तो पर अब 8 ही रह गए क्योंकि अब दादर नगर हवेली और दमन में द्वीप एक ही कर दिया गया है। तो अभी फिलहाल में कितने हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित, क्योंकि दमन में द्वीप और दादर नगर हवेली को एक कर दिया गया है और 2 को आपके बढ़ी गए हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। यहाँ से ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया भी है कि जब हमें पहली अनुसूची में ये बात क्लियर मालूम पड़ गई स्पष्ट तौर पर कि संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताती है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाल ही में अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन किया गया होगा। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। तो किसमें किया गया होगा, अनुसूची ए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक। दूसरी अनुसूची क्या कहती है, दूसरी अनुसूची संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन एवं भत्ते के बारे में बताती है। वेतन एवं भत्ते के बारे में जो संवैधानिक प्राधिकारी हैं, जैसे कि महान्यायवादी, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, वेतन एवं भत्ते के बारे में बताती है दूसरी अनुसूची। अब क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है, जब हमें ये बात मालूम पड़ चुकी है तो क्वेश्चन यहाँ से जनरली ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, IAS PCS में इस तरीके का पूछा जाएगा, दिल्ली पुलिस में तो सेम पूछा जाएगा कि संविधान की दूसरी अनुसूची में क्या है, वेतन एवं भत्ते के बारे में बताया गया है। ये तो दिल्ली पुलिस में पूछा जाएगा। इसी क्वेश्चन को IAS में कैसे पूछा जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति का वेतन संविधान की किस अनुसूची के तहत दिया जाता है। तो वेतन एवं भत्ते के बारे में जो बताती है वो संविधान की दूसरी अनुसूची। बात समझ गया। एक लेवल यूपी कांस्टेबल पुलिस का पेपर या फिर दिल्ली कांस्टेबल पुलिस का पेपर, और यही प्रश्न पूछा जाएगा इस प्रकार से कि राष्ट्रपति का वेतन किस या महान्यायवादी का वेतन किस अनुसूची के तहत दिया जाता है, तो दूसरी अनुसूची के तहत। ये क्वेश्चन थोड़े अपर लेवल में या UPSI में पूछा जा सकता है। तीसरी अनुसूची क्या बताती है, शपथ का प्रारूप। तीसरी अनुसूची बताती है शपथ का प्रारूप। शपथ का प्रारूप। तीसरी अनुसूची बताती है आपकी शपथ का प्रारूप। जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्राधिकारी वगैरह हैं वो अपनी शपथ किस अनुसूची के तहत ग्रहण करते हैं, तीसरी अनुसूची। लेकिन ये बात हमेशा याद रखनी है, जैसे कि भारत के राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, इनकी शपथ आर्टिकल में दी गई है और जिनकी शपथ आर्टिकल में दी गई है उनकी शपथ अनुसूची 3 के तहत नहीं दी जाती। ये भी बात हम याद रखेंगे, ठीक है। तीसरी शपथ का प्रारूप। चौथी राज्यसभा में सीटों का आवंटन। किस राज्य के लिए कितनी राज्यसभा की सीटें होंगी, ये अनुसूची 4 बताती है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन
राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में सीटों का आवंटन मतलब कि किस राज्य के लिए कितनी राज्यसभा की सीटें होंगी, ये किस अनुसूची में बताया गया, अनुसूची 4। क्लियर। जैसे कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सबसे अधिक सीटें हैं 31। तो ये अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जैसा कि हम जानते भी हैं कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सबसे अधिक सीटें हैं 31। यह संविधान की किस अनुसूची के तहत निर्धारित की गई है, तो संविधान की 4थी अनुसूची। इस तरीके से क्वेश्चन को याद करके चलना है, जिससे कि इस प्रकार पूछा जाएगा। 5वीं और 6ठी अनुसूची वेरी इंपॉर्टेंट है, और 5वीं और 6ठी को कैसे याद रखेंगे उस तरीके को थोड़ा देख लें। 5वीं और 6ठी इंपॉर्टेंट है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, इस चीज को देख लें। 5वीं अनुसूची क्या कहती है? 5वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची जनजातीय, 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताती है। 5वीं अनुसूची याद रखना है, अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित क्षेत्रों, पूरे भारत के लिए जो भी अनुसूचित क्षेत्र हैं, अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताती है। 5वीं, ध्यान रखना है, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताती है 5वीं। 5वीं और 6ठी दोनों लगभग एक सी लगती है, लेकिन इन्हें याद रखिए 6ठी जो है वो स्पेशल कुछ राज्यों के लिए है, ये तो संपूर्ण भारत के लिए है। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में है। क्लियर। जबकि 6ठी क्या बताती है? जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में, मतलब कुछ ही राज्य, तो याद रखेंगे AMMT, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, स्पेशल 4 राज्यों के लिए है 6ठी अनुसूची। AMMT ऐसा याद रख लीजिए, AMMT, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। कई बार यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा राज्य 6ठी अनुसूची के तहत नहीं आता। ऑप्शन दे दिए जाएंगे, A असम, B मेघालय, C मिजोरम, और एक दे दिया जाएगा D मणिपुर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो याद रखना है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इनके जनजातीय प्रशासन के बारे में बताया गया है। जनजातीय, इन राज्यों के लिए स्पेशल जनजातीय प्रशासन के बारे में बताया गया है। ऊपर भी जनजातीय से संबंधित है, लेकिन नीचे केवल 4 राज्यों से संबंधित है। जनजातीय प्रशासन के बारे में बताया गया है। बात समझ में आ गई होगी। 5वीं और 6ठी को हम ऐसे याद रखेंगे। पीछे एक एग्जाम हुआ था फूड मार्केटिंग इंस्पेक्टर का था, उसमें भी पूछी गई थी, और प्लस आपके मंडी इंस्पेक्टर की परीक्षा होती है, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 5वीं याद रखना, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है, लेकिन ये संपूर्ण भारत के लिए है 5वीं अनुसूची। हाँ, जो भी बचा हुआ क्षेत्र सबके लिए है, लेकिन ये तो 5वीं अनुसूची संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताती है। जबकि 6ठी अनुसूची या 6वीं अनुसूची ये केवल 4 स्पेशल राज्यों के जनजातियों के क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताती है। और याद रखना, ये राज्य कौन से पूछे जा सकते हैं? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। क्लियर। 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची क्या कहती है? 7वीं अनुसूची केंद्र राज्य संबंध के बारे में बताती है। केंद्र और राज्य संबंध मतलब सेंटर स्टेट रिलेशन, केंद्र राज्य संबंध।
7वीं अनुसूची केंद्र राज्य संबंध के बारे में बताती है। केंद्र और राज्य संबंध। केंद्र और राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशन। इसके तहत मालूम है क्या क्या आते हैं 7वीं अनुसूची के तहत? वो तीनों प्रकार की सूची, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र को होता है। राज्य सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य को होता है। संवर्ती सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को होता है, लेकिन अगर किसी मुद्दे पर मतभेद होने की स्थिति में केंद्र को प्राथमिकता दी जाती है, ना कि राज्य को। ये वाली चीजें बताई गई है 7वीं अनुसूची में, केंद्र और राज्य संबंध 7वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित। 8वीं अनुसूची लिख लीजिए, भाषा से संबंधित। 8वीं अनुसूची है आपकी भाषा से संबंधित। किस राज्य के लिए कौन सी भाषा होगी? राजभाषा से संबंधित। क्लियर? तो मूल संविधान में हमारे 8 अनुसूची ये थी। पहले मूल संविधान से मतलब है कि जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, उस समय कितनी अनुसूची थी? 8। अभी वर्तमान में कितनी है? 12। तो उसके बाद ये 12 कैसे हुए? तो याद रखना है 8 के बाद 8 के बाद याद रखना है प्रथम संविधान संशोधन। यहाँ पर हमें कुछ संशोधन याद रखने पड़ेंगे जिससे कि एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची भारत के संविधान में जोड़ी गई, जो भूमि सुधार से संबंधित थी। 9वीं अनुसूची भारत के संविधान में जोड़ी गई, जो किससे संबंधित थी? भूमि सुधार। बात समझ में आ गई? बिल्कुल इसी प्रकार हमें सारी अनुसूचियां याद रखनी है, जिससे कि किसी भी प्रकार का कोई सवाल गलत हमारा एग्जाम में हो ही नहीं। तो 8 के बाद कैसे कैसे बढ़ी है, 12 कैसे हुई है, वो याद रखना है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची भारत के संविधान में जोड़ी गई, जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। क्लियर? अब यहाँ से क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा? 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भूमि सुधार। भूमि सुधार से संबंधित कौन सी अनुसूची है? 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत भारत के संविधान में जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन के तहत। कब जोड़ी गई? 1951 में जोड़ी गई। बात समझ में आ गई? उसके बाद बावनवां संविधान संशोधन 1985। 52वां संविधान संशोधन 1985। इसके तहत 10वीं अनुसूची भारत के संविधान में जोड़ी गई। 52वां संविधान संशोधन 1985, इसके तहत 10वीं अनुसूची भारत के संविधान में जोड़ी गई, जिसके तहत दल बदल कानून पर रोक लगाई गई। एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं इसे, दल बदल कानून। दल बदल कानून पर रोक लगाई गई। यहां से एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर, चाहे आईएएस की परीक्षा हो, चाहे यूपी पीसीएस की हो, चाहे एनटीपीसी की हो, चाहे आपकी यूपी जेल वार्डर की हो। अब यहाँ से क्या पूछा जाएगा? 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 52वां संविधान संशोधन दल बदल कानून से संबंधित है। दल बदल कानून के तहत कौन सी अनुसूची संबंधित है? 10वीं अनुसूची संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1985 में हुआ। इस पर दल बदल पर रोक लगाई गई। क्लियर? तो 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसके तहत दल बदल कानून पर रोक लगाई गई। तो कुल मिलाकर 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल कानून।
किसके तहत जोड़ी गई? 52वां संविधान संशोधन। कब जोड़ी गई? 1985। बात समझ में आ गई? उसके बाद 73वां संविधान संशोधन 1992। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन 1992, जैसा कि हमने पंचायती राज में भी पढ़ा। 73वां संविधान संशोधन 1992, इसके तहत 11वीं अनुसूची भारत के संविधान में जोड़ी गई। इसके तहत 11वीं अनुसूची भारत के संविधान में जोड़ी गई और इसके तहत पंचायती राज, पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायत तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायत। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 73वां। या किस संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। अब हमारी लास्ट अनुसूची बचती है, जैसा कि हमने पढ़ी भी है। उसके बाद आती है 74वां संविधान संशोधन 1992। 74वां संविधान संशोधन 1992, इसके तहत भारत के संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो कि अंतिम अनुसूची है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की। 74वें संविधान संशोधन 1992, इसके तहत भारत के संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके तहत इसे जोड़ा गया था नगर पालिका। इसके तहत इसे जोड़ा गया था नगर पालिका। तो क्वेश्चन एग्जाम में यहां से पूछा जाएगा 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 74वां संविधान संशोधन 12वीं अनुसूची से संबंधित है। 12वीं अनुसूची के तहत क्या जोड़ा गया? 12वीं अनुसूची के तहत नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 74वें संविधान संशोधन के तहत कौन सी अनुसूची भारत के संविधान में जोड़ी गई? 12वीं अनुसूची भारत के संविधान में जोड़ी गई। मेरे हिसाब से अनुसूचियां याद हो जानी चाहिए। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल है एक तरह से, ये मान के चलिए। मान के क्या चलिए, किस अनुसूची में क्या चीज बताई गई है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की सारी बातें एक बार ध्यान से सुन ले। मैं एक बार रिकैप कर रहा हूँ, केवल इसे याद रखें। प्रथम अनुसूची राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में बताती है। दूसरी अनुसूची वेतन और भत्तों के बारे में बताती है। तीसरी अनुसूची शपथ का प्रारूप के बारे में बताती है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन के बारे में बताती है। पांचवी अनुसूची जनजातीय अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और प्रबंध के बारे में बताती है। और छठी अनुसूची स्पेशल 4 राज्यों के बारे में बताती है। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के बारे में बताती है। 7वीं अनुसूची केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में बताती है। 8वीं अनुसूची भाषा के बारे में बताती है। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई, जिसके तहत भूमि सुधार जोड़ा गया। क्लियर? उसके बाद 52वां संविधान संशोधन 1985, जिसके तहत 10वीं अनुसूची भारत के संविधान में जोड़ी गई और विषय जोड़ा गया दल बदल कानून पर रोक लगाई गई। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन 1992, जिसके तहत 11वीं अनुसूची भारत के संविधान में जोड़ी गई और जिसके तहत पैसा जोड़ा गया पंचायत। उसके बाद 74वां संविधान संशोधन 1992, जिसके तहत भारत के संविधान में 12वीं अनुसूची और अंतिम अनुसूची जोड़ी गई और जिसके तहत पैसा जोड़ा गया नगर पालिका। तो ये अनुसूचियां एग्जाम में कई बार और नए नए तरीके के साथ पूछी जाती हैं।